शुरू करेंगे अपनी क्लास। आज हम लोगों को पढ़ना है उपवाक्य, लेकिन उपवाक्य शुरू करने से शब्दावली करेंगे। राहुल, इसमें सेल नहीं है क्या? कब किया है सेल चेंज इसका? ये हमेशा चेंज क्यों हो जाता है? इसको ऑटो मोड पे क्यों कर देते हैं? ऑटो मोड पे बंद हो जाता है, चलता ही नहीं है फिर। चलो देखो, हम शब्दावली देखेंगे। यहाँ पर शब्दावली में आज वर्तनी शुद्धिकरण हमारा है। पहला शब्द दिया हुआ है हमारा परिपार्श्विक। रफ कॉपी लिख लीजिए। चलिए देखिए, पहला शब्द देखिए परिपार्श्विक। ये शब्द हमारा बना है परिपार्श्विक शब्द में, इसमें एक प्रत्यय जुड़ा है। परिपार्श्व शब्द में एक प्रत्यय जुड़कर बना है। शब्द है हमारा परिपार्श्व। इसमें एक प्रत्यय जुड़ने से यह शब्द बना है पारिपार्श्विक, और इसका अर्थ होता है नौकर, सेवक। ठीक है, पर्यायवाची भी है ये, नौकर या सेवक का, याद रख लीजिएगा इसे। कैसे लिखेंगे हम इसे? हमें टुकड़ों में लिखेंगे, पारी, पार्श्व और इक, जो हमारे दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो पारी, पार्श्व। अब र इससे पहले है, लेकिन ये भी आधा है, तो हमारा र इसके ऊपर ही जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि हम व के ऊपर क्या लगा रहे हैं? ई की मात्रा लगा रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे, तो हमारा शब्द बन जाएगा परिपार्श्विक। ठीक है, हमें लगाना आएगा तो हम आसानी से सीख पाएंगे। आगे शब्द है हमारा अधिशासी। अधिशासी शब्द को भी दो टुकड़ों में याद रखो, अधिशासी। यहाँ पे तालुशा, दंतशा। ठीक है, तो शब्द हो गया हमारा अधिशासी। ठीक है, आगे शब्द आता है जिजीविषा। जिजीविषा शब्द को लिखेंगे तो इसे भी टुकड़ों में रखिए। जी, जी, पहले छोटी ई और फिर बड़ी ई और फिर विषा, तो इसे 3 टुकड़ों में करके याद रखेंगे। जिजीविषा क्या होता है? जीने की इच्छा। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है ये। क्या? हाँ, मतलब कहना क्या चाहते हो आप? बच्चा, आपने वर्तनी वाला टॉपिक पढ़ा था, उस समय मैंने बताया था कि ये फॉन्ट की गड़बड़ है। ये जो होता है ना, ये ध्यान रखना, ये जो हमारा शा आता है ना, जब आप किताबों में देखेंगे तो आपको बहुत रेयर ही किसी फॉन्ट में मिलेगा कि जो इस पे सिरोरेखा तोड़ी हुई मिलेगी। ठीक है, तो तालुशा इसमें, बाकी और ये आपको मिल जाएगा कृतिदेव का एक ही फॉन्ट आता है, बाकी सब में भी वही गलतियां हैं। तो हमारा जो टाइपिंग है ना, टाइपिंग में ये गलती कर देता है, लेकिन आप हाथ से लिखते समय तो गलती नहीं करेंगे ना। तो आपको तो ये ध्यान रखना पड़ेगा ना, जिसमें गोल राउंड होता है ऊपर, उन सारे वर्णों के साथ आपको सिरोरेखा तोड़नी होगी। तो उसमें चाहे आपका था हो, चाहे आपका द हो, चाहे आपका ये शा हो, चाहे आपका ये श्रा हो। ठीक है, ये छ, ठीक है, तो इसी तरह के आपको ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिरोरेखा पे इसको तोड़ा है, ध पे भी तोड़ा है और यहाँ पे भी तोड़ा है। तो बाकी और सारे में, जैसे मान लो यहाँ पे ध है तो यहाँ पे आपको लिख रहे, तो ये फॉन्ट का बग है। तो किताब में टाइपिंग में ये आएगा ही, लेकिन आप अपने लेखन में तो नहीं करेंगे ना, तो ये ध्यान रखना है। चलो अब देखो, तो जिजीविषा शब्द हम लिखेंगे 3 टुकड़ों में, हमको इसे लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे छोटा जी, जी और विषा, तो इसमें मूर्धा आ जाएगा, जिजीविषा। हम शब्द को लिख लेंगे। शब्द है हमारा उच्छृंखल। शब्द याद है? ये इसमें आपने संधि करी थी, संधि याद है? कौन सी है? कौन सी है? व्यंजन संधि, उत प्लस श्रृंखल। ठीक है, ये था ना हमारा शब्द। अब हमको पता है कि ये हमारा च और छ कैसे बदला है। त का मेल किससे हुआ है? तालु शाह से। तो तालु शाह से मेल हुआ है, तो कौन सी वाली विधि लगती है इसमें? मिशाइल विधि, याद है ना? दोनों बदलेंगे। ठीक है, तो त बदल जाएगा च में और ये तालु शाह बदल जाएगा छ में। ठीक है, तो अगर ये चीज आपको याद है तो आप इसको आराम से लिख लेंगे, तो शब्द हमारा लिख जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे उच्च और ये हमारा छ हो जाएगा, श्रृंखल। ठीक है,
आगे शब्द है पुष्प धनवा, तो इन्हें 2 टुकड़ों में याद रखिए, ये तो बहुत आसान है। पुष्प धनवा आराम से लिख लेंगे, पुष्प धनवा, ठीक है, आ जाएगा। कितने छात्र लिख रहे हैं रफ कॉपी पे? कहाँ है रफ कॉपी? ऐसे ही होगा तुम लोगों का कल्याण। रफ कॉपी निकाल के, मैंने पहले ही बोला ना, वर्तनी मेरे साथ लिखो और बैठे हैं ऐसे आराम से। मतलब इतनी कंजूसी के रफ कॉपी पे भी नहीं लिख सकते, इन्हें लिखो तो ये जो लिख रहे हैं कम से कम एक बार पढ़ के अपने पास लिखने का कोशिश तो करो, प्रयास तो करो, हद है। चलो देखो आगे शब्द है सांप्रदायिकता। अब ये जो सांप्रदायिकता शब्द बना है, ये बना है संप्रदाय प्लस इक प्लस ता, तो यानी यहाँ पे शब्द हमारा क्या बना है, संप्रदाय। शब्द में हमने क्या जोड़ा है, एक जोड़ा है और ता जोड़ा है। तो अगर हमें इतना पता होता है तो हम बहुत आसानी से शब्द को लिख पाएंगे। शब्द हो जाएगा हमारा साम, जब हम इक जोड़ेंगे तो ये आ में बदल जाएगा, सांप्रदाय, य के ऊपर ई आ जाएगा, इक, और फिर उसके बाद ता आ गया। जो कहते हो शब्द लिख गया, चाहे कितना भी बड़ा हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब हमें शब्द बनाना आ रहा है तो कितना भी लंबा चौड़ा हो शब्द बन जाएगा। कैसे? हे भगवान, क्या पूछ रहे हो तुम मेरे से? मैंने तुमको बताया है कि देखो, एक पंथ दो काज कर रहे हैं हम। एक तो इस शब्द में ये बता दिया आपको कि इसमें कितने प्रत्यय लगे हुए हैं, ठीक है। दूसरा ये बता दिया कि इसमें एक प्रत्यय लगने से जो परिवर्तन आ रहा है। अब ये 2 प्रत्यय लगे हुए होने के साथ आपको ये आ गया कि सांप्रदायिकता अगर लिखने के लिए आ जाए तो आपको अगर बनाना आ रहा है तो लिखने में कोई गलती नहीं करोगे। जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही तो लिखा हुआ है। ये कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? तो दे सकता है, पूछ सकता है, पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। वो ये पूछ सकता है कि सांप्रदायिकता में कितने प्रत्यय हैं, ये भी 2 प्रत्यय वाला शब्द है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला शब्द है श्रद्धा सुमन। सुमन माने, सुमन किसका पर्यायवाची है? फूल, फूल नहीं फूल, ठीक है। श्रद्धा सुमन। आगे शब्द आता है भगवद गीता। यहाँ पर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, पढ़ते होते हैं भगवत भगवत कहते होते हैं, लेकिन भगवत गीता लिखा जाता है। तो आपको पता है ना संधि कौन सी लागू हुई है इसमें? व्यंजन संधि, ठीक है। तो शब्द है हमारा भगवत, हमको पता है त है, लेकिन ग तीसरे वर्ण से मिलने के कारण ये त अपने द में बदल जाता है और शब्द हमारा क्या हो जाता है? भगवत गीता। तो हमको पता है। अब हमें वर्तनी लिखनी आ रही है, हमें भी पता है कि इसमें संधि कौन सी है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में किसी छात्र ने एक प्रश्न पूछा, मुझे याद आ गया, मैं प्रश्न का जवाब दे रही थी। तो शब्द है हमारा अवधि, शब्द है अवधि। बताइए किसका पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची है? हैं सच में? बादल का। ये जो बना है, ये बना है अप प्लस धी से बना है। तो पहले तो ये समझ लो, धी का मतलब भंडार होता है, तो बादल कैसे हो जाएगा? और अप किसका पर्यायवाची है? पानी का, ठीक है। तो ये अवधि हो गया समुद्र का। तो ये प्रश्न किया था ऑनलाइन में किसी छात्र ने, पता नहीं है मुझे इस बैच का है या दूसरे बैच का है। तो उसने ये डाउट भेजा था कि मैम आपने जो ये अवधि बताया है इसमें तो गड़बड़ कर दी, आपने गलत बता दिया इसको। हमने तो ऐसा कोई नियम नहीं पढ़ा, अगर प जो होगा प का चौथा तो भ होगा। उसने ऐसे लिखा था प का चौथा तो भ होगा और आपने तो ब बताया है। अब मुझे काफी देर लगी उसका प्रश्न समझने में कि कहना क्या चाहता है ये, ठीक है। अब भाई आप गलत समझो नियम को, तो इसमें मैं क्या करूं, या मैं जो बता रही हूं उसे समझने में गलत समझो। मैंने ये कहा कि हमारे प का मेल अगर चौथे वर्ण से होता है तो हमारे प अपने आप को तीसरे वर्ण में बदल देता है। अब आप गलती से ऐसे समझो कि हम इससे मेल कर रहे हैं तो ये खुद को चौथे में बदलेगा, ऐसा थोड़ी ना नियम हमने पढ़ा था। इतना नियम तो देख लेना चाहिए हमें। तो ये प्रथम वर्ण है, ये है चौथा वर्ण। अब प्रथम वर्ण का मेल किसी के चौथे वर्ण से होने पर वो प्रथम अपने तीसरे में बदल जाता है, तभी तो ये होगा शब्द अवधि, ठीक है, तब बना है। तो उसमें यही लिखा होता कि मैम आपने तो गलत बता दिया, वहां तो भय होना चाहिए, तो मतलब उनके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए था? उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए था कि ये अवधि होता, ऐसे करके। क्या मैंने कोई नियम आपको ऐसे बताया कि प्रथम वर्ण कभी चौथे में बदलता हो? तो इतना ध्यान लगा लिया करो, वो तो आपको पूरा उससे बताया गया, तब ऐसी गलती करते हैं। और ये कुछ नहीं है, ये बस समझने का फेर है और कुछ नहीं है, आगे पीछे कर दिया है। पर ये ध्यान रखिए, जब ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना तो तब मेरे को हंसी आती है कि क्या पढ़ रहे हो, कहाँ तक दिमाग जा रहा है। तो नियम भी ध्यान कर लिया करो। चलो देखो आगे देखो, शब्द दिया अधिकांश, तो अधिक प्लस अंश से बना है। कौन सी संधि हुई है? कौन सी संधि बताओ सूरज?
ऐसे करोगे ना मारूंगी सच में, ठीक है। यूं कह रहे ये याद नहीं है। शब्द दिया है आपका अधिक प्लस अंश से बना है, तो ये अ और ये अ मिलकर क्या बना रहा है? शब्द बनेगा हमारा अधिकांश। अभ्यास किया होता घर जाके तो याद रहता है। बहुत दिन मतलब बहुत दिन हो जाएंगे तो परीक्षा में अगर दिन टाइम लगा तो ऐसे ही सारी हिंदी भूल जाओगे। चलो देखो अगला शब्द अभिषेक। अभिषेक हम लिखेंगे, इसमें आपको ना फोकस करना है। जब भी ये शब्द आएगा यहाँ हमारा मूर्धा श रहेगा, ठीक है। तो अभिषेक शब्द जब आप लिखेंगे तो अभिषेक ये आपका मूर्धा श, ठीक है, अभिषेक, इसमें आपको ध्यान रखना है। शब्द आ गया हमारा सम्मुख। सम्मुख शब्द हमारा बना है सम प्लस मुख से बना है, ठीक है। तो शब्द हमारा बन जाएगा आधा मां है, तो ये सम्मुख। सम्मुख का मतलब क्या हुआ? मुख के सामने, ठीक है। आगे शब्द है कर्तव्य। कर्तव्य शब्द लिखते समय हमारे छात्र गलती ये करते हैं कि वो क्या बना देते हैं, एक सिंगल ता बनाते हैं और कर्तव्य ऐसे लिख देते हैं। याद रखना हमारा डबल ता होगा, आधा ता और पूरा ता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो शब्द बनेगा कर्तव्य, तो ये आपको फोकस जो करना है इसमें यही फोकस करना है कि इसमें आधा ता और पूरा ता होता है। फिर शब्द आता है हमारा अपराह्न। अपराह्न शब्द में आपको ध्यान रखना है, अपराह्न ह हमारा आधा रहता है, आप ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक तरीका। दूसरा तरीका है आपका अपराह्न जो हमने देखा है ह के नीचे न लगेगा हमारा, इस तरह से, ठीक है। अपराह्न का मतलब क्या हो जाएगा? दोपहर। अभिषेक हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया है। शब्द है उद्रण। उद्रण शब्द में हमें पता है द आधा है कि ध आधा है, बताइए। द आधा है, ध पूरा है। और इसको ऐसे लिखने की गलती मत करना, ऐसे जब लिख देते हैं इसको इतने से ऊपर नहीं लेके जाना है, ठीक है, इतने तक रखना है इसको, तभी आप लिखेंगे यहाँ पर। आगे शब्द दिया है जात्याभिमान। जात्याभिमान शब्द जो है इसका अर्थ होता है जाति के प्रति किया गया अभिमान, ठीक है, जात्याभिमान कहलाता है। इस शब्द में ना जाति शब्द में पहले य प्रत्यय जोड़ा गया है और फिर उसके बाद अभिमान शब्द जोड़ा गया, उसमें संधि हुई है। तो पहले जब हम जाति में यह जोड़ते हैं तो यह शब्द हमारा क्या बन जाता है? जात्य बन जाता है, ई हटकर यह लग जाता है, ठीक है। तो ये जात्य बन गया। और फिर जब हम इसमें अभिमान जोड़ते हैं तो इसका अ और ये अ मिलकर क्या बना देते हैं? आ बना देते हैं। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा जात्याभिमान, ठीक है। तो इसमें शब्द में छात्रों को कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे बना है ये शब्द। तो अगर इसमें मान लो संधि विच्छेद आपसे पूछने लगे तो जाति नहीं होगा, क्या होगा? जात्य, ठीक है। इधर जो शब्द रहेगा जात्य। और आपको पता है जात्य किससे बना है? प्रत्यय विधि से बना हुआ है, तो इसे याद रखिएगा। ये जाति का क्या है? विशेषण है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो अगला शब्द दिया हुआ है हमारा जगत जननी। हमें पता है इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कैसे? ये जगत प्लस जननी से बना है, ठीक है। संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारी चीजें आपको इसलिए सिखाई गई थी ताकि आप वर्तनी को अच्छी तरह से सीख सकें, इन्हें कर सकें। तो ये मत कहो कि हमने बहुत पहले पढ़ी थी। त का मेल ज से हो रहा है तो त स्वयं को किस में बदल देता है? ज में बदल देता है। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? जगत, आधा ज हो गया, जगत जननी, ठीक है, शब्द बन गया। उस आगे शब्द दिया है हमारा जगत धात्री। अब ये कैसे बना है? ध्यान देना इसको। यह शब्द भी हमारा बना है जगत शब्द में क्या जुड़ा है? धात्री। धात्री का मतलब क्या होता है? माता, ठीक है। त का मेल चौथे वर्ण से हो रहा है, प्रथम वर्ण है ये, प्रथम वर्ण का मेल किसी चौथे से होगा तो ये स्वयं के तीसरे में बदल देगा। स्वयं का तीसरा क्या है? द, ठीक है। तो अब इसको हम जोड़ देंगे, जब द हमारा आधा है तो ये ध इसको ऐसे पूरा कर देगा। तो शब्द यहाँ पर तो आ गया धात्री और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? ज। तो शब्द क्या बन गया? जगत धात्री, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। आगे शब्द दिया है तरुच्छाया। तरुच्छाया शब्द जो है ये हमारा किससे बना है? याद है नियम? कौन सा नियम था ये मैं पहले शब्द बता देती हूँ आपको किससे बना है। ये तरु प्लस छाया से बना है। अब बताइए कौन सा वाला नियम लगा है इसमें, लागू हुआ है? मिसाइल वाला नियम है, घुसपैठिया वाला नियम है, प्रेम वाला नियम है या संतान वाला नियम है? हाँ, घुसपैठिए। अंत में पता है अंतिम क्या है? लघु उ, और इसका मेल किससे हो रहा है? छ से। तो हमको पता है ना छ का मेल अगर किसी लघु वर्ण या आ से होता है तो एक नए वर्ण का आगमन हो जाता है। आगे पीछे जो कुछ भी है वो वैसे ही आ जाता है। तो तरु यहाँ पे आ गया, ठीक है, च इसमें जुड़ा है और छाया आ गया, तभी बना है शब्द तरुच्छाया। भूल गए? तो कौन सा नियम लागू हो रहा है इसमें? संतान वाला। इसीलिए आपको ऐसे बताया था ट्रिक, है ना। तो क्या क्या देख रहे हो, सोच रहे हो याद नहीं आया? संधि नहीं हुई है? चलो संधि नहीं हुई है तो ठीक है। अच्छा ऑनलाइन करी होगी ना, खैर झूठ बोल लो, तुम लोगों को बोलना है, मेरा क्या बिगाड़ना है, ठीक है। चलो देखो अगला शब्द
तात्कालिक शब्द दिया है, ठीक है। इससे ना कई सारे शब्द बनते हैं आपके। एक शब्द बनेगा आपका तत्काल, परीक्षा में आएगा, सब पर ध्यान देना, ठीक है। तत्काल शब्द है, तत्कालीन शब्द होता है, ठीक है। एक आता है शब्द है तात्कालिक, ठीक है। अब ये ऐसे लिखा जाएगा, आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न आता है, ऐसे भी लिख देता है तत्कालिक। अब बताइए इन तीनों में से कौन सा शब्द गलत है, पीछे बताओ पवन। तत्काल, तत्कालीन, तात्कालिक और तत्कालिक, इन चारों में से अशुद्ध शब्द बताइए। ए बी सी डी, ए बी सी डी, कौन सा गलत है? अरे नकल मत करवाओ, मैंने पूछा अशुद्ध शब्द कौन सा है। ऑनलाइन वाले छात्र बताओ। पवन, हाँ बी गलत है। देखो इसमें जो गलत है वो तत्कालिक गलत है, ठीक है। आपको पता है तत्काल शब्द होता है, इसमें ईन प्रत्यय जुड़ा है। ईन प्रत्यय इस शब्द के प्रथम स्वर में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो वह ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इक प्रत्यय जुड़ा है और इक प्रत्यय शब्द के प्रथम स्वर को क्या करता है, दीर्घ बना देता है। तो यहाँ पे तात्कालिक हो गया और ये तत्कालिक लिखा है, जो कि गलत है। मतलब वही ढाक के तीन पात, है ना। मतलब कितना भी पढ़ा लो, कितना भी समझा लो, कितना भी याद करा लो, आप गलतियां ऐसे ही करेंगे। हे भगवान क्या करूं मैं इन बालकों का। उठा ले भगवान, उठा ले, मुझे उठा ले, ठीक है। कुछ याद नहीं हो, बहुत सारी चीजें कुछ नहीं हुई है, सारी चीजें आपको क्लास में याद कराते चलती हूँ। अब एक बात बताओ, आपको जो ये इक प्रत्यय वाली चीज बताई, आपको इतनी बात क्यों नहीं समझ में आती? सिर्फ इक के बारे में बताया, इससे तमाम 50 से 60 शब्द आपकी परीक्षा के लिए बनते। इसमें क्या गड़बड़ होनी चाहिए? ऐसे एक तरफ मेरे पास था कि सारे शब्दों की लिस्ट दे देती कि याद करो इनको, और एक तरफ आपको एक दे दिया कि एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो प्रथम स्वर में ये परिवर्तन देख लेना, जाओ छुट्टी। तो और क्या आफत आ रही है? एक पॉइंट एक नियम याद नहीं हो रहा और कह रहे ज्यादा हो गया। चलो देखो, तुम्हारी मर्जी है बालको, तुमको क्या जो करना है। चलो देखो, तो याद करना है इनको। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग करेंगे उपवाक्य। कल हम लोगों ने वाक्य के बारे में जाना था, ठीक है। आज हम करेंगे उपवाक्य। ऐसे मैंने आप लोगों को थोड़ी सी हिंट दी थी कि उपवाक्य क्या होता है। वाक्य के जब हमने तत्व पढ़े थे तो उनमें हमने 6 पॉइंट पढ़े थे। तो जो हमारा उपवाक्य है उसमें 6 पॉइंटों में से एक शब्द, एक जो पॉइंट है हमारा आकांक्षा, वो रह जाता है, ठीक है। उसी को हम उपवाक्य कहते हैं। तो चलो परिभाषा को जानते हुए देखते हैं। बहुत सरल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। पदों का ऐसा समूह जिसमें वाक्य के सारे गुण हों, सिर्फ आकांक्षा शेष रह जाए और इसी कारण से उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होकर वाक्य के साथ हो, उसी को हम उपवाक्य कहते हैं। तो हमें एक बात ये भी पता चल गई कि वाक्य जो हमारे उपवाक्य हैं, हम इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। तो या तो हमारे 2 उपवाक्य एक साथ आएंगे, या तो फिर हमारा एक वाक्य और एक उपवाक्य साथ में आएगा, तभी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे लिख रहा है पॉइंट, उपवाक्य वाक्य का अंग होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया है, यह अर्थबोध की क्षमता रखते हुए भी स्वतंत्र रूप से यानी वाक्य की भांति प्रयुक्त नहीं हो सकता। जबकि इसमें अर्थ भी होता है और अर्थ होने के बाद भी ये अकेला प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अकेला प्रयोग? क्योंकि हम जब अकेला रखते हैं तो हमारी आकांक्षा यानी जानने की इच्छा शेष रह जाती है, तो हमें कुछ और उसके साथ रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, यहाँ पे वाक्य लिखना है, उदाहरण लिखना है यहाँ पर। चलो जैसे मान लो हम वाक्य लिखते हैं, उसने आपसे कहा था। अब ऐसे हमने वाक्य लिखा, ठीक है। उसने आपसे कहा था। दूसरा वाक्य, जब तक आप नहीं आओगे हमने ये वाक्य लिखा, उसने आपसे कहा था,
और दूसरा वाक्य हमने लिखा जब तक आप नहीं आओगे। इन दोनों वाक्यों को हम लिख रहे हैं। क्या हमें वाक्य का भाव पूरा नजर आ रहा है? नहीं, वाक्य का भाव कैसा रह जा रहा है? अधूरा। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आपको लिखना है अधूरा भाव। इसी तरह से इसमें भी लिखो अधूरा भाव। अब जब अधूरा भाव रह गया तो ये दोनों ही क्या हैं हमारे? ये उपवाक्य हैं, इसी को हम उपवाक्य कहते हैं। अब इसका प्रयोग ना स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, तो इसका प्रयोग कैसे होता है? इसका प्रयोग या तो दूसरा कोई उपवाक्य आया हुआ होता है इसको पूरा करने के लिए, या तो फिर कोई साधारण वाक्य या सरल वाक्य कोई आया हुआ होता है। जैसे अब देखेंगे, अब इसे चलो पूरा करते हैं ऊपर वाला। जैसे हमें ये तो उपवाक्य है, यहाँ पे लिख लेना। अब हम इसको पूरा करेंगे। उसने आपसे कहा था कि वहां मत जाना। दूसरा वाक्य देखो, जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं यहीं रहूंगा। यहां पर भाव पूरा है, यहां पे भाव पूरा है। हमें समझ में आ गया कि ये जो यहां पर दिया हुआ है ये हमारा उपवाक्य है, जो ये टुकड़ा था, और ये जो हमारा टुकड़ा है यानी ये हमारा उपवाक्य है, और यहां पर ये हमारा उपवाक्य है, और वहां मत जाना ये हमारा वाक्य है। मैंने दोनों उदाहरण लिए हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, जिससे कि आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है। उपवाक्य में हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसने आपसे कहा था, ये हमारा अधूरा भाव दे रहा है। हमने एक वाक्य जोड़कर इसका भाव पूरा किया कि उसने आपसे कहा था कि वहां मत जाना। ठीक है। दूसरा उपवाक्य था जब तक आप नहीं आओगे, यह अधूरा भाव वाला उपवाक्य था, और हमने इसका एक उपवाक्य जोड़ दिया, तब तक मैं यहीं रहूंगा, ये, और हमने एक उपवाक्य जोड़कर तो ये एक पूरा वाक्य बना दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो हम उपवाक्यों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से न करके किसी दूसरे वाक्य के साथ करते हैं या उपवाक्य के साथ करते हैं। ठीक है, किसी दूसरे उपवाक्य के साथ। पॉइंट समझ में आ गया? अब इस पॉइंट में, इस उदाहरण में आप एक चीज देखिए कि जब हम उपवाक्य का प्रयोग कर रहे हैं लिखने के लिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि उपवाक्य अकेला नहीं आ सकता, वो किसी की मदद से अपना भाव पूरा कर रहा है। तो जब हमने उसका भाव पूरा किया तो हम देख पा रहे हैं कि उसमें एक वाक्य है और एक उपवाक्य है। ठीक है, तो जब उसमें एक वाक्य है और एक उपवाक्य है, इस आधार पर हमारे विद्वानों ने उपवाक्य को दो प्रकार में बांट दिया है। मतलब ये कह दिया कि इसमें क्या है कि एक वाक्य जो है उपवाक्य हो गया और एक हमारा वाक्य हो गया। अब इसमें तो हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो ये भी उपवाक्य है और ये भी उपवाक्य है। तो हमारे विद्वानों ने इन वाक्यों के टुकड़े को, यानी जो इस तरह के आ रहे हैं, इनको दो भागों में बांटा। और वो दो भाग कौन से हैं? आगे दिए हुए हैं कि इस तरह के जो वाक्य हैं हमारे उपवाक्य, इनको हम दो प्रकार में बांट देते हैं, मुख्य या प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट हम अब पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ आप कहेंगे, अगर जब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप जब पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो आप दिमाग लगाएंगे कि मैम यहाँ पे तो जो मुख्य वाक्य है, यानी मुख्य या प्रधान उपवाक्य की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो तो हमारा अक्सर एक वाक्य ही है, और जो आश्रित वाक्य में आ रहा है वही है हमारा उपवाक्य। ठीक है, तो इसी तरह से आपको समझना है यहाँ पर कि हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है वो एक तरह से अपने आप में पूर्ण होता है। चलो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है जो उपवाक्य वाक्य में अर्थ का प्रमुख आधार सुनिश्चित करता है वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। इस पंक्ति से आपको क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लिया था, जैसे हमने कहा था उसने आपसे कहा था, तो इससे हमें अर्थ समझ नहीं आ रहा था। हमें इस वाक्य का अर्थ किससे समझ में आया? इससे, वहां मत जाना, इससे हमें समझ में आया। तो फिर हम इसको किस में रखेंगे? प्रधान उपवाक्य में, यानी हम उसे मुख्य उपवाक्य कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत? दूसरा आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य
स्वतंत्र रूप से पूर्ण अर्थबोध नहीं करा सकते और जो मुख्य वाक्य के आश्रित होते हैं उन्हें हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया कि यानी इस मुख्य उपवाक्य के आश्रित था ये, इसकी वजह से इसका भाव पूरा हुआ है, तो इसी को हम आश्रित वाक्य कहेंगे। अब इसको ना ऐसे समझ लो अपने मतलब समझने वाली दृष्टि से कि जो हमारा मेन वाक्य है वो हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य वाक्य उपवाक्य, और जो हमारा उपवाक्य है उसी को हम आश्रित उपवाक्य कह देते हैं। ठीक है, तो अभी इसको दो टुकड़ों में ऐसे बांट दिया है, जैसे हम इसको ये टुकड़ा लेते हैं तो इसको भी उपवाक्य कह देते हैं, और ये टुकड़ा लेते हैं तो इसको भी उपवाक्य कह देते हैं। बस अंतर इतना है, वाक्य को मुख्य उपवाक्य और जो उपवाक्य है उसको आश्रित उपवाक्य कह देते हैं। बताइए, ये समझने में किसी को कोई दिक्कत? आराम से समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि आप समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। अच्छा, मुझे ऐसे बताओ, यहीं पे मुख्य और आश्रित से आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनी है जो अभी आपने यहाँ पे बनाया है? मुख्य मतलब हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, और आश्रित जो उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने कुछ वाक्य दूंगी तो आप ये पहचान कर पाएंगे? कर पाएंगे? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कर पाएंगे। चलो, आपने जो हंस क्यों रहे हो, आगे आपको थोड़ा कुछ समझाने के लिए मुझे पहले थोड़ा सा आगे लेके चलना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं मैंने, है ना। इसमें मैं आपसे कहूंगी कि जो मुख्य उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है, इसकी पहचान करनी है आपको टुकड़े की। तो कोशिश करो कि कैसे करोगे। जैसे अभी हमने समझा है, हमने मुख्य में क्या समझा, हमने मुख्य में समझा है कि जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकता है बाहर, ठीक है, और आश्रित जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता, यही इसकी पहचान है। तो चलो बताओ, ऑनलाइन वाले छात्र भी देखेंगे, अभी निशान वगैरह मत लगाना, अभी पहले अपनी समझ से बताओ। जैसे पहले, इन्हें क्षमा करें क्योंकि इनसे अनजाने में भूल हुई है। इस वाक्य में कौन सी पंक्ति आपको ऐसी लगेगी जो अकेले प्रयोग हो सकती है? इनसे अनजाने में भूल हुई है, ये प्रधान उपवाक्य है, और इन्हें क्षमा करें ये आश्रित है। चलो, हम जो प्रधान उपवाक्य है ना, हम उस पर रेखांकित करने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य है, मोहन ने मुझे कहा था कि वह बहुत दुखी है। इसमें मुख्य क्या है? वह बहुत दुखी है, ये क्या है हमारा? मुख्य है। ठीक है, और आश्रित कौन सा हुआ? मोहन ने मुझसे कहा था। ठीक है, तीसरा देखेंगे, जो भाषण दे रहा है वह तुम्हारा मित्र है। तो इसमें मुख्य क्या है? वह तुम्हारा मित्र है। ठीक है, चौथा, मैंने वृंदावन देखा है जहां श्री कृष्ण रासलीला किया करते थे। इसमें मुख्य वाक्य क्या है? मैंने वृंदावन देखा है। ठीक है, यहां पे आ गया। आप यहाँ के मुखिया हैं, कौन नहीं जानता। तो इसमें मुख्य वाक्य क्या आ गया? आप यहाँ के मुखिया हैं। ठीक है, अब आप लोगों को एक सच्चाई बताऊं, नहीं सारे नहीं गलत है। ये दोनों को छोड़कर, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति अलग है ना, इनकी प्रकृति जो है वो अलग है, इन दोनों को छोड़कर ऊपर जो है ना वो गलत है। आपने जिनको रेखांकित किया है, हमारे गुरुजनों ने उनको आश्रित कहा है। ठीक है, मैं आपको सच बताऊं ना, एक 10th क्लास का बच्चा भी इस बात को समझता है, और उसकी खोपड़ी खराब तब होती है जब किताब उल्टा बताती है। हम जो अभी पढ़ रहे हैं, हम ठीक जरूर थे, लेकिन मैंने वही कहा, जब दिन को रात कहा जाएगा तो हमें भी रात कहना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें समस्या कुछ नहीं है, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, आपने समझा, आपने अपनी समझ का प्रयोग करते हुए मुख्य वाक्य को पहचानने की कोशिश की, तो नीचे के 4 और 5 में तो ये वाक्य आपने पहचान लिया। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर वाले जो 3 हैं, इन तीनों में गड़बड़ कर दी। जो आपने मुख्य में पहचाना है उसे हमारे विद्वानों ने आश्रित कहा है, और जो शेष बचा है आश्रित, उसको उन्होंने प्रधान कहा है। अब इसके चलते ही हमारे तमाम क्षेत्र में, यानी जितना भी हिंदी के पढ़ते हैं टीचर, यहाँ तक कि जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी भी खोपड़ी घूमती है, और उनके भी सामने यही सवाल आता है कि बार बार ये गलती क्यों होती है, क्योंकि हम उसको समझ के पढ़ रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग? उनकी परिभाषाओं के अकॉर्डिंग। तो वही मैंने आपसे कहा कि ये गलती क्या हुई है कि जब शुरुआत में जो गुरुजन व्याकरण लिख रहे थे, किसी भी कारणवश आगे पीछे हो गया हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा कि मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, सपोज करिए पढ़ा रही हूँ, आज मेरे सर में दर्द है या मेरा मूड उखड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी टाइम में कभी मुझे लेखन में गलती होती है, कभी मुझसे बोलने में गलती हो सकती है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है और मैं बोल कुछ और रही हूँ। तो ऐसा सबके साथ संभव होता है। अब मान लो ऐसी ही परिस्थिति में हमारे गुरुजनों ने कुछ लिख दिया, तो फिर दोबारा उसको सुधार किसी ने नहीं किया। अब वो चीज ना परंपरा से चली आ रही है, सबको पकड़ में आती है ये प्रॉब्लम,
कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हम उल्टा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई इसको सुधारता नहीं है, और यही समस्या है। देखो, अब तुम वो किताबों वाली भाषा बताओगे जिन लोगों ने इसको सिद्ध किया है कि हम इसका संयुक्त वाक्य बनाते हैं। देखो, मैं आपसे कह रही हूँ, देखो वही मार कूट के गीदड़ को ये कहना कि कबूल कर तू शेर है, तो हम ना कुछ भी तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। प्लीज अभी बहस ना करो, क्लास के बाद करना प्लीज, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखो कि अभी इतने सारे बच्चों ने जो एक समझ बनाई है ना, ये मूर्खता नहीं है। जो किताब में आप जो तुम मुझे समझाने की बात कर रहे हो ना कि जो उन्होंने कहा है वो सही है, उनकी किताबों की परिभाषाओं से मिलती नहीं है। सारे टीचर यही बोलेंगे कि जो सही है किताबी, क्योंकि हम सारे टीचर जो हैं मारकूट के यही कहते हैं कि गीदड़ को ही कहते हैं कबूल कर तू शेर है, ठीक है, क्योंकि गुरुजी लिख के गए हैं, हम उसमें सुधार नहीं कर सकते। तो बात यहीं पे है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे एक देखो, मेरा किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि मैं मेरे बच्चे को समझा दूं, और मेरे बिना कोई और उदाहरण भी उसके सामने आए तो वो उसको पहचान कर ले कि हाँ ये है। लेकिन अब एक बात बताइए कि हर उदाहरण में मैं ही बनाऊं, मैंने तो ट्रिक निकाल ली है कि कैसे इनका मुख्य बनाना है, कैसे नहीं करना है। अब है तो मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, वही ट्रिक तो बताऊंगी अब, क्योंकि आगे कैसे जाओगे। लेकिन वो ट्रिक कोई ट्रिक नहीं है। जब आप अगर समझने वाली इनकी परिभाषा पे जाओगे तो वो ट्रिक नहीं है। कैसे, देखो अब वापस से आते, फिर दोबारा आप बताओगे तो आप फिर सही करोगे। हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, पहले वापस से फिर से पहचान करते हैं परिभाषा क्या लिखी हुई है, ठीक है। परिभाषा कह रही है कि जो उपवाक्य वाक्य में अर्थ का प्रमुख आधार सुनिश्चित करता है। अब जो अर्थ का प्रमुख आधार सुनिश्चित कर रहा है, वो उस टुकड़े को हम ले रहे हैं, उसको हम किस में ले रहे हैं, मुख्य या प्रधान उपवाक्य में ले रहे हैं। और आश्रित जो उपवाक्य स्वतंत्र रूप से पूर्ण अर्थबोध नहीं कराएगा, कहने का मतलब है उसको हम स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं लिख सकते। यानी अगर हम बाहर निकलेंगे तो अगर हम लिखते हैं तो उसमें क्या रहेगी, जिज्ञासा शेष रहेगी। तो वही तो हमारा उपवाक्य है, ठीक है। तो अब इसको हमें कैसे समझना है, मुख्य यानी प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को। तो उसके लिए कुछ उदाहरण लिखो और फिर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, वो ट्रिक बता देती हूँ जिससे आप ये पहचान कर सकते हैं। 2 वाक्य लिखना यहाँ पर। पहला वाक्य लिखो, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बने। दूसरा वाक्य लिखना, एक वाक्य, वह मेरा भाई है जो खेल रहा है। दो वाक्य हमने लिए। इसमें तुम एक वाक्य को सही अच्छे से पहचान लोगे और एक वाक्य में गड़बड़ होगी। पहले बताओ, आपके दृष्टिकोण से मुख्य वाक्य कौन सा होना चाहिए पहले वाले वाक्य में? सबसे पहले तुम चुप रहो, तुम किताबी भाषा बोलते हो, है ना, तुम चुप रहो, बाकी और बताएंगे आपको क्या समझ में है। हम आत्मनिर्भर बने, ये हमारा लगता है जो अकेला हो सकता है। अगर हम इसको कहें, अच्छा अब तुम बताओ किताबी हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, ऐसा वाक्य प्रयोग कर रहे हो आप। अब ये बताओ, जैसे हम कह रहे हैं हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये तो बताओ क्या होना चाहिए हमारा उद्देश्य? पढ़ना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, या हमारा मतलब आतंकवादी बनना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, या मतलब हमारा वो जो उद्देश्य है, हमें उद्देश्य जानने की इच्छा तो हो रही है ना, तो इसमें जिज्ञासा बच रही है, बनी रहे, ठीक है। और आश्रित क्या होगा? और आश्रित का मतलब क्या होता है? तो वो अर्थ के लिए निर्भर नहीं है बच्चा। आश्रित उपवाक्य वो होता है जो अपने अर्थ के लिए दूसरे टुकड़े पर निर्भर है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा टुकड़ा अपने अर्थ के लिए निर्भर है? अगर मैं यहां से इसे पूरा हटा दूं
तो इसमें आपको जिज्ञासा बच रही है? नहीं, इसके आगे कहानी क्या है? हम आत्मनिर्भर बने, ये तो सीधा सीधा आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? ये उपवाक्य नहीं है, ये एक वाक्य है और पूर्ण वाक्य है। नहीं बन रही तो ये क्या होना चाहिए? आश्रित कि मुख्य? अब तुम अपना दिमाग लगा के चुप बैठो, मेरे और बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं, उन्हें समझ लेने दो, ठीक है? ये मैं बता रही हूँ। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना। अच्छा ये बताओ, अभी तुम चुप बैठो, ठीक है? और बाकी ऑनलाइन वाले छात्र बताओ मुझे, जो हम बात कह रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, हाँ या ना लिखो एक बार कमेंट में, ठीक है? नहीं, देखो उपवाक्य जो है बड़ा एकदम से ना घोच पोच कर देता है, ठीक है? तो इसको समझना है। मैं ट्रिक ही बताऊंगी, पर ट्रिक भी तब काम करेगी ना जब आप समझेंगे, ठीक है? अब मुझे बताओ, बस तुम चुप रहना। क्या नाम है तुम्हारा? रजनीश तुम चुप रहना, ठीक है? चंद्रमा मेरे तो तुम चुप रहना। बाकी और छात्र मुझे बताओ कि आपके दृष्टिकोण से आश्रित और मुख्य कौन सा है? आश्रित, इसमें ये जो मैंने अभी रेखांकित किया, ये आपको क्या लग रहा है? मुख्य लग रहा है। और जो हमारा बचा हुआ है ये क्या लग रहा है? आश्रित लग रहा है, ठीक है? अब एक बात याद रखना, ठीक है? ये सोच लेना, जब भी कोई वाक्य आपका आए जिसमें ये योजक शब्द की जुड़ा हुआ हो, ठीक है? जिसमें योजक की वाला जुड़ा हुआ होगा, आपको उस वाक्य को क्या मानना पड़ेगा? आश्रित, ठीक है? उसको हम आश्रित उपवाक्य कहेंगे। ये ट्रिक है। आपको ये लग रहा है इसलिए मैंने इसमें जोड़ा है, ताकि आपको ये भाव दे सके कि हम आत्मनिर्भर बने, ठीक है? तो की के साथ जोड़कर इसे आपको आश्रित मानना पड़ेगा। और हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ये आपको आश्रित लग रहा था, इसको आपको मुख्य मानना है। अरे मैंने तभी तो कहा किताबी नाम दिया है कि किताबी, चुप हो जाओ। क्योंकि आपको अगर मैं ऐसे बताऊं, देखो मैं पहले आपको समझा रही हूं, क्योंकि जब आपकी परीक्षा में आएगा ना तो आपकी समझ उल्टा ही करके आएगी। यहां से प्रश्न क्यों खराब होते हैं बच्चों से? इसलिए होते हैं क्योंकि वो समझ के करके आ रहे होते हैं। अब दूसरा वाक्य बताओ, इस वाक्य में आपका कौन सा है जो भाव नहीं लेगा? नहीं, आश्रित कौन सा लग रहा है? जो खेल रहा है। अब किताब में भी ये आपके लिए आश्रित ही है, ठीक है? ठीक है, हाँ। और वह मेरा भाई है, ये मुख्य हो गया। अब देखो गड़बड़ वही तो है ना, कि या तो क्या हुआ होगा भगवान जाने, टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी उन लोगों से, या आगे पीछे हो गया होगा कुछ, है ना? तो तो कुछ हुआ होगा, लेकिन इसको ऐसे का ऐसे ही फॉलो कर लिया है। तो अब आप लोगों को क्या समझ में आया? ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब देखो ये पॉइंट आपको हमारे आगे ही हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए इसको लिख लो, मैं फिर दोबारा से वापस आके आपको समझाऊंगी, है ना? अभी गड़बड़ हो रही है आपके दिमाग में। अब ये एक ही जगह है ये पॉइंट, ये दो जगह आपको बिल्कुल सही चलोगे, आप अपने अर्थ के अनुसार आपके समझते हुए चलोगे, इसीलिए तो आपको पता चलेगा खुद ही कि हाँ ये गलत है सरासर। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसके बाद जो ये पहचान है, इसको भी अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए पहचान लिखी है, इसलिए यहाँ लिखा है कि जिस उपवाक्य की क्रिया मुख्य हो उसे ही मुख्य उपवाक्य मानना चाहिए। वाक्य में मुख्य क्रिया को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि मिश्र वाक्य को, यानी मिश्र वाक्य में ही आश्रित अंश हुआ करता है, जो मिश्र वाक्य होता है, तो उसे सरल वाक्य में रूपांतरित करके देखेंगे कि वाक्य का कौन सा भाग हमारा ज्यों का त्यों रह जाता है, और वह जो ज्यों का त्यों रह जाता है वही हमारा मुख्य उपवाक्य होता है। पर यह बात आपको समझ में आएगी नहीं, ठीक है? ये आएगी नहीं, तो इसको छोड़ दो, इसे जरूरत भी नहीं है। अब इसको मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। पहले हमें चलना है, यहां से भी आगे बढ़ते हैं, हमें पहले चलना है कि जो हमारे आश्रित उपवाक्य हैं ना, उनके भेद जान लेते हैं कि आश्रित उपवाक्य हमारे कौन से होते हैं। कहने का मतलब है कि उपवाक्य के, ये बात समझ में आ गई? अभी हम सारी चीज छोड़ के कहां जा रहे हैं? आश्रित उपवाक्य पर जा रहे हैं, ये पहचान करने के लिए कि आश्रित उपवाक्य हमारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है? सबसे पहले आ रहा है हमारा संज्ञा उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य हमारा कौन सा होगा? परिभाषा कह रही है कि वह उपवाक्य जो संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो, अर्थात किसी न किसी काम या नाम को इंगित करे, उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अब इसमें वाक्य प्रयोग करेंगे और उसे तब समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मंत्री ने कहा
कि वह इस्तीफा देना चाहता है। दूसरा वाक्य, इस बात को सभी जानते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य है। इस बात को सभी जानते हैं कि विश्व में आर्थिक मंदी चल रही है। हम उपवाक्य के भेद पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उन सारी चीजों को भूल जाओ, आप मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य जो हम देख रहे थे, हमें पता है आश्रित उपवाक्य का मतलब ही उपवाक्य है, जो एक्चुअल में उपवाक्य है ना, असलियत में जो उपवाक्य होता है। तो उस उपवाक्य में 3 भेद हमारे सामने यहाँ पर आते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। 3 प्रकार के भेद हैं हमारे, तो हमें इसमें इसी चीज को जानना है। तो अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं कि संज्ञा उपवाक्य। अब मेन आपकी जो परीक्षा में प्रश्न आता है वो यहाँ से आता है, पहले वाला आता भी नहीं है उतना, बहुत रेयर ही है, जो जिसपे हम सब उलझे हैं वो ना के बराबर आता है, पर उसे भी आप समझ जाएंगे जब इन तीनों में पहचान कर लेंगे, ठीक है। तो आपसे जो प्रश्न आता है यहाँ से वो ये आता है कि वाक्य लिखा हुआ होगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है या संज्ञा उपवाक्य है। तो अब ये हमने जैसे वाक्य लिखा तो हमको पता है कि इस वाक्य में 2 वाक्य हमारे मिलकर बने हुए हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आप संज्ञा के लिए चलेंगे तो वाक्य में आपको की और क्योंकि के बाद जो वाक्य मिलेगा वो आपका क्या रहेगा? संज्ञा उपवाक्य रहेगा, ठीक है। इसकी पहचान कर लो, की और क्योंकि। आपको जिस वाक्य में की और क्योंकि मिल जाएगा उस वाक्य में कौन सा उपवाक्य रहेगा? संज्ञा उपवाक्य रहेगा। तो इस ट्रिक को लिख लेते हैं हम, ठीक है। कहाँ लिखना है? चलो मैं बता देती हूँ कहाँ लिखना है। यहां पे लिख लीजिए, यहां पे की और क्योंकि से शुरू होने वाला वाक्य, सॉरी, शुरू होने की बजाय जुड़ा हुआ लिख दो इसे, की और की या क्योंकि से जुड़ने वाला वाक्य, जुड़ने वाला, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पहचान कर लोगे तो आगे आपका दिया हुआ है वाक्य में जरा पहचान कर लो। तो यहां दिया है जैसे, उन्हें यह जानकर दुख होगा कि नेताजी इस बार भी चुनाव हार गए। कौन सा उपवाक्य है इसमें? संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि की लगा हुआ है। रेखांकित कर लो ताकि आपकी याद रहे, पहचान रहे। मुझे विश्वास है कि आप जरूर आएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आया है? की आया है, ठीक है। अजय बोला कि वह कल लखनऊ जा रहा है, तो इसमें हमारा की आ गया। तो ये हमारा क्या होगा? कौन सा उपवाक्य रहेगा? संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? चलो दूसरा आता है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य क्या कहता है? जब कोई उपवाक्य मुख्य वाक्य की किसी संज्ञा के विशेषण का काम करे तब उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसको भी वाक्य प्रयोग करके समझ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो वाक्य प्रयोग करेंगे, मिटाते नहीं है, वापस से आते हैं। वह छात्र जो कल नहीं आया बहुत मेधावी है। इस वाक्य को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। वह छात्र जो कल नहीं आया बहुत मेधावी है, ठीक है। इसको हम 3 तरह कैसे लिख सकते हैं?
वह छात्र बहुत मेधावी है जो कल नहीं आया। जो कल नहीं आया वह छात्र बहुत मेधावी है। ठीक है, तीनों तरीके से ये आपके सामने आ सकता है। अब इसमें जो हमारा उपवाक्य है, उपवाक्य क्या है इसमें? जो कल नहीं आया, ये उपवाक्य है। अब आपको इसी वाक्य में ये पहचानना है कि ये हमारा कौन सा उपवाक्य है। तो अब इसकी पहचान के लिए आप ये जान लो कि जब भी कोई आपको वाक्यांश जो और इसके रूप, जिसका, जिसकी, जिसके, ठीक है, तो इससे जुड़ा होगा वो आपका क्या कहलाएगा? विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। एक और वाक्य इसमें लिख लो, जैसे हमने कहा जो बहुत तेज बोलता है वह मोहन का भाई है। इसी में आपको एक वाक्य और बनाती हूं। आपको समझ में आ जाएगा। जो बहुत तेज बोलता है वह मोहन का भाई है। जिसका यह बैग है वह मोहन का भाई है। ठीक है, तो अगर इस वाक्य में आपसे पूछा जाए कि यह कौन सा उपवाक्य है, इसमें कौन सा उपवाक्य है, तो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। हमने इसकी पहचान कैसे करी है? जो और जिसका। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? जहां पे, अब इसकी ट्रिक लिख लो। ठीक है, जहां पे लिखा हुआ है ना कि विशेषण उपवाक्य कहते हैं के बाद पूर्ण विराम लगा के, मैं सिर्फ शब्द बता देती हूँ, आप समझ जाना कि इससे शुरू होता है। लिखो जो, जैसा, जितना। जो, जैसा, जितना, जब, जहां। जो, जैसा, जितना, जब, जहां। और अब आप, हाँ, अरे एक तरह से मान लो कि जो सर्वनाम आपका आया था उसके जितने भी रूप हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे आ जाएंगे उसी में। ठीक है, जो भी वाक्य होगा वो आपका क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, देखो रेखांकित कर लो। वह पुस्तक जो आप चाहते हैं लाइब्रेरी में नहीं है, तो जो के नीचे रेखांकित कर लो। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? विशेषण उपवाक्य। जो संतोषी होते हैं वे कभी धन संबंधी चिंताओं से पीड़ित नहीं होते, तो इसमें जो आ गया ये हमारा विशेषण हो गया। ठीक है, वह वकील था जो कल यहाँ आया था, जो से जुड़ रहा है, तो ये विशेषण हो गया। मुझे एक व्यक्ति मिला जो बहुत पढ़ा लिखा था, जो से जुड़ रहा है, ये हमारा विशेषण उपवाक्य हो गया। ठीक है, इन सारे वाक्यों में आपका आश्रित उपवाक्य कौन सा है? अगर हम देखें, पूछें ऐसे, आश्रित उपवाक्य कौन सा है? जो आप चाहते हैं, जो संतोषी होते हैं, जो कल यहाँ आया था, जो बहुत पढ़ा लिखा था, ये सबके सब। और आप इसको बहुत अच्छी तरह से पहचान कर पा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये ही आपके क्या है? आश्रित उपवाक्य। और जो बच गया टुकड़ा, वो टुकड़ा मुख्य उपवाक्य होगा। बात समझ में आ गई? चलो, इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के बारे में कोई सूचना दे, अर्थात उसके काल, स्थान, रीति या परिमाण के बारे में बताए, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे पहले इसका उदाहरण लिखो, फिर इसको हम समझ लेंगे। आगे लिखेंगे। ज्यों ही मैं वहां पहुंचा, त्यों ही गाड़ी चल पड़ी। आप ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में? जहां तुम पढ़ते हो वहां
मैं भी पढ़ता हूँ। जहाँ तुम पढ़ते हो वहाँ मैं भी पढ़ता हूँ। मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था। अच्छा, एक बार मुझे चेक करके बताओ, आपने जहाँ विशेषण लिखा है क्या आपने उनमें जैसा शब्द लिखा है? उसे उसे काट दो, है ना, जैसा नहीं, जब रहेगा। हाँ, वो मैं बताऊंगी किस तरह से आ रहा है। जैसा काट दो। इसमें एक ये पॉइंट समझना, आप चाहो तो अपना लिख सकते हो। जो क्रिया विशेषण वाला आपका आएगा ना, हमेशा ये वाक्य दो उपवाक्यों का होगा। इसमें कोई भी प्रधान वाक्य नहीं होगा, अकेला प्रयोग नहीं हो सकता। आप लोगों ने अविकारी शब्दों में संकेतवाचक शब्द पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था यद्यपि, तथापि, या जब, तब, जैसा, वैसा, जहां, वहां। तो जब भी इससे वाक्य बनेगा, यानी जो कि आपका किस में आएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य में आएगा, वो आपका क्या रहेगा, वो क्रिया मतलब उसमें आपको जोड़ा मिलेगा जब भी मिलेगा, दोनों उपवाक्य ऐसे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे उदाहरण में देख रहे हैं, ज्यों ही, इस ज्यों ही ने जो जोड़ा बनाया वो त्यों ही से बनाया है। ठीक है, तो मैं वहां पहुंचा, गाड़ी चल पड़ी। अगर हम देखें तो ये दोनों ही वाक्य जो हैं हमारे स्वतंत्र रूप में प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ज्यों ही त्यों ही जैसे लगा देते हैं तो ये तुरंत हमारे आश्रित वाक्य बन जाते हैं। जैसे हम इसे कहें कि ज्यों ही मैं वहां पहुंचा, तो इसमें जिज्ञासा आ गई। और अगर हम ये हटा के ऐसे कहें त्यों ही गाड़ी चल पड़ी, तो भी जिज्ञासा आ गई। तो इनकी जिज्ञासा खत्म तब होगी जब इन दोनों आश्रित वाक्यों को हम एक साथ मिलाते हैं कि ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही गाड़ी चल पड़ी। तो ये हमारे वाक्य तब जब बनता है तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। तो अब ये याद रखिएगा कि ये ना क्रिया को फोकस कर रहा होता है, क्रिया की विशेषता बता रहा होता है। तो इनमें आपको जोड़ा मिलेगा। तो जैसे ज्यों ही आ गया, ठीक है, जहां और वहां, ठीक है, और वैसा और जैसा, तो ये आपको जोड़ा मिलेगा। जब जोड़ा आपको मिले तो वो आपका उपवाक्य क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर मान लो इन वाक्यों में आपसे कभी ये पूछने लगे, आपको ये पता चल गया कि ये क्रिया विशेषण वाला है, और इनमें आपसे मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य पूछने लग जाए कि इनमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है और मुख्य उपवाक्य कौन सा है, तो उसके लिए वो ट्रिक दी हुई है आपको जो यहाँ पे है कि क्रिया विशेषण उपवाक्यों को जो जब, जहां, जिधर, ज्यों, यदि, यद्यपि आदि शब्दों से आरंभ करते हैं, तो इन शब्दों से आरंभ करते हैं तो वो ही उसका मुख्य वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो ये उसके लिए है। बाकी आपको जो इसमें लिखना है, यहां पर लिखिए, जोड़े वाले शब्दों का प्रयोग, जोड़े वाले शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण उपवाक्यों में होता है। जोड़े वाले शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण उपवाक्यों में होता है। ठीक है, अब ये बताइए मुझे, अगर आपके सामने कोई वाक्य दिया होगा तो क्या आप उपवाक्यों को पहचान लेंगे? कैसे पहचानेंगे? पहले यहाँ पे कुछ क्रिया विशेषण उपवाक्यों को भी पहचान कर लो। जैसे जहां तक दृष्टि जाती है वहां अंधेरा ही अंधेरा है, तो दोनों के नीचे रेखांकित करो, जहां, वहां। जो ही किसी ने घंटी बजाई चोर भाग गया, तो यहाँ पे बीच में जो ये स्थान बचा है, हमने यहाँ नहीं लिखा है, वाक्य क्या है हमारा, अशुद्ध है, लेकिन हमको पता है कि अगर हम इस वाक्य को जब शुद्ध रूप में लेकर आएंगे तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, त्यों ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आपके जो मॉक टेस्ट या परीक्षा में होते हैं ना, तो कई बार आजकल के मतलब जो
एग्जामिनर होता है वो वाक्य अशुद्ध करके प्रश्न पूछता है, जो कि सबसे ज्यादा त्रुटिपूर्ण है। लेकिन फिर भी अब ये है, तो इसीलिए अब आप लोगों को भी तैयार उसी तरह से करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा अपना सेंस लगा लें वहां पर। तो ऐसा वाक्य आए तो ज्यों ही, इसीलिए वो शब्द मैंने ना प्रारंभ वाले दिए हैं जिसमें मुख्य मतलब हमारा मुख्य उपवाक्य हो जाता है उसका। तो ज्यों ही किसी ने घंटी बजाई त्यों ही चोर भाग गया, या चोर भाग गया, ठीक है। मैं भी वहीं जा रहा हूं जहां से तुम आए हो। तो देखो यहाँ ये जो वहीं है ये भी अशुद्ध प्रयोग है, इसका यहाँ पर लिखो मैं भी वहां जा रहा हूं जहां से तुम आए हो। तो यहाँ इस वहीं में ब्रैकेट में करके लिखना इसको, है ना, ब्रैकेट में। इस वहीं का जो अर्थ है ऐसे लिख लो नीचे, मतलब यहाँ पे वहां, ठीक है। तो अक्सर आपको जो मिलता है मॉक टेस्ट में वही शब्द दे दिया जाता है, किसके साथ, जहां के साथ, जो कि जोड़ा नहीं बनता है, गलत बनता है, ठीक है। तो वहीं पे आजकल वहां के स्थान पर वहीं करने लगे हैं, और किस आधार पर, हमारी बोलचाल के आधार पर। ऐसा हम कहाँ करते हैं, अपनी बोलचाल में करते हैं। जब लेखन करेंगे तो हम वहां लिखेंगे, जब पूछोगे तब बता दूंगा, तो जब तब आ गया। जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। तो जहां जहां वह गया, यहां पर वहां वहां, ठीक है, ये शब्द बनता है। तो ब्रैकेट में इसको लिखकर अपने दिमाग में रख लो कि यहाँ पे ये सेंस आ रहा है, जोड़ा आ रहा है। जहां जहां वह गया वहां वहां उसका बहुत सम्मान हुआ। जहां जहां वह जाता है वहां कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देता है, ठीक है। तो वहां अगर एक बार भी आ गया है तो मतलब वही आपको समझ में आ गया कि आप उसे एक बार लिख लें वहां पर, बल्कि यहाँ पे एक बार लिख लें तो आपको जहां वह जाता है ना, इसको काट दें ऐसे बिल्कुल, तो ज्यादा, ये एक बार तो आ ही गया ये आपको समझाने के लिए। तो जहां वह जाता है वहां कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देता है। तो ये आपको पता चल गया कि दोनों जो है जोड़े से बन रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, ठीक है। तो अब ये आपको पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बात समझ में आ गई। चलो अब हम बात करते हैं उस पॉइंट पर जो हमारा पहले आया था। हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने ये समझा कि जो हमारा क्रिया विशेषण वाला है हमें उसमें पता चल जाता है मुख्य वाक्य कौन सा रहेगा, जो कि हमने समझा है कि मुख्य वाक्य हमारा रहेगा जिसका प्रारंभ किससे हो रहा है, जब, जहां, जिधर, ज्यों आदि जैसे शब्दों से हो रहा है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य वाक्य हो जाएगा। इनमें जो हमारा विशेषण वाला है इसमें हमारा आश्रित वाक्य जो से शुरू होने वाला, ये हमको बिल्कुल सही समझ में आता है। और जो हमारा आ गया संज्ञा उपवाक्य के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है, यही है बस एकमात्र वो पॉइंट जो हमारी समझ से उल्टा चलता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर सकते हो कि जो हमारी समझ से उल्टा चलता है, तो आपको अगर कभी ये पूछा जाएगा तो आपको उल्टा चलना होगा। और उल्टे में मैंने आपको बता दिया जो की और क्योंकि से जुड़ा होगा आपको उसे आश्रित मान लेना है, ठीक है। और बाकी जैसे दिए हैं, अब इसी में ये मान लिया तो अब यहाँ समझ लो जैसे दिया हुआ है। इसने कहा है कि निम्नलिखित नीचे लिखे वाक्यों में प्रधान उपवाक्यों को छाटिए। तो अब आप लोग लगा लो ताकि आप ना भविष्य में जब याद करो तो आपको पता है कि क्योंकि इनसे अनजाने में भूल हुई है, ये तो हमारा क्योंकि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इससे पहले वाले हिस्से को मुख्य में रखेंगे, उल्टा जो हमें आश्रित लगेगा उसे हम मुख्य रखेंगे और जो मुख्य लगेगा उसे हम आश्रित में रखेंगे। किसके वाले, कौन सा वाला, केवल संज्ञा वाले, ठीक है ना, क्योंकि ये संज्ञा वाला है, क्योंकि और की जुड़ रहा है। तो जो केवल, आप इसको ऐसे ही याद रखो, जो संज्ञा उपवाक्य वाले हैं उनमें जो हमें आश्रित लगेगा वो मुख्य है और जो मुख्य लगेगा वो आश्रित है, ठीक है। दूसरा आ गया, ये भी संज्ञा वाला है। मोहन ने मुझसे कहा था कि वह बहुत दुखी है, तो की से पहले वाला जो हिस्सा है हम इसको किस में रखेंगे, मुख्य में रखेंगे, प्रधान उपवाक्य में। और तीसरा हमारा आ गया, और यहां आप ये लिख लो ऐसे करके, ये कौन सा है, संज्ञा, ताकि आपको याद रहे, संज्ञा उपवाक्य। ये दोनों हमारे, अब इनकी पहचान कर सकते हो ना कि संज्ञा उपवाक्य है ये, ठीक है। जो भाषण दे रहा है, पहले तो ये बताओ कि जो भाषण दे रहा है वह तुम्हारा मित्र है, कौन सा उपवाक्य है, विशेषण, ठीक है। अब इसमें हमारा मुख्य वाक्य कौन सा होगा, जो है इसमें वही होगा, ठीक है। तो वह तुम्हारा मित्र है, यही हमारा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। मैंने वृंदावन देखा है जहां श्री कृष्ण रासलीला किया करते थे। तो अब ध्यान देना कि इसके सामने ना जहां लग गया है ना, तो ये हमारा आश्रित बन जाएगा। अब तो हमारा इसमें प्रधान क्या है, मैंने वृंदावन देखा है, ये प्रधान हो गया। आप यहाँ के मुखिया हैं, कौन नहीं जानता, तो इसमें हमारा आप यहाँ के मुखिया हैं, ये कौन नहीं जानता, ये इससे बना है, यह कौन नहीं जानता। अब ये वाला जो पॉइंट है नीचे वाला, इसको
ये आता है हमारा क्रिया विशेषण के अंदर, ठीक है, लिख लो, क्रिया विशेषण के अंदर आएगा ये, जहां और ऊपर वाला ये हो जाएगा विशेषण। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, नीचे वाला, ठीक है, तो इसे यह वाला जो पॉइंट लिखा है ना, तो क्रिया विशेषण में जाके यह भी लिख लो। अगर कोई उपवाक्य यह से स्टार्ट होगा तो वो भी क्रिया विशेषण के रूप में रहेगा। हाँ, इसे देखो, मैंने वृंदावन देखा है, ये पूर्णविराम यहाँ पे लगा रहा है, तो मैंने वृंदावन देखा है, सीधा सा, इसमें कहीं हमारे लिए कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं ना, जहां कृष्ण रासलीला किया करते थे, इससे हम देखते हैं तो तब दिमाग में आता है अच्छा जहां रासलीला किया करते थे तो वहां क्या। अगर हम इस जहां शब्द को हटा दें तो कृष्ण रासलीला किया करते थे, इतना तो ये हमारा क्या हो जाता है, सीधा सीधा हमारा वाक्य आ जाएगा। लेकिन जब हमने इसमें ना शुरुआत में जहां लगाया तो हमने इसको आश्रित बनाया है जहां लगा के, तो इसलिए हम इसको इसमें रखेंगे, ठीक है। और ये हमारा किस में हो गया, विशेषण में आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? यही है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि अगर गुरुजी लोग थोड़ा सा ध्यान कर लेते और इसको सही से कर लेते तो ये आपके लिए टेंशन वाली बात नहीं करता थे, तो सीधा आपको जो समझ में आ रहा है वही है, बस है। हाँ जी, 5 नंबर वाला, आप यहाँ के मुखिया हैं, यह कौन नहीं जानता, ये जो टुकड़ा है ना ये वाला, ठीक है, ये क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है, लिख लो इसको। और वो जो आप यहाँ के देखो, फिर इसमें दोनों आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। जिसपे मैंने बॉक्स दिया है ना, ये आपका प्रधान उपवाक्य है, ये वाला। और कौन नहीं जानता, ये अधूरा रह गया है, ठीक है, क्रिया विशेषण में रहेगा। अब आप लोगों को यहाँ से एक चीज बताती हूँ, महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो टॉपिक है ये आपकी परीक्षाओं में 5% के बराबर ही आता है। ये जो टॉपिक है ये अध्यापक वाली परीक्षाओं में ज्यादा आता है और बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। अध्यापक वाली परीक्षाओं के लिए 95% और सामान्य परीक्षाओं के लिए 5%, तो दोनों ऐसे इस तरह से लगा लीजिए, ठीक है। अगर मैं ये बात आप लोगों को पहले बता देती तो ध्यान दे के पढ़ते आप लोग, नहीं पढ़ते, फिर ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो लेकिन ये ध्यान रखिए कि अभी आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ चुका है और आपके पास 3 है। जैसे अब आप अपनी शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे तो आपको उपवाक्य में क्या पढ़ना है, उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। संज्ञा में की और क्योंकि, ठीक है, और विशेषण में जो के योजक जितने भी हमारे यौगिक शब्द बनेंगे, और क्रिया विशेषण में जोड़े वाला, ठीक है, बस इतना सा है। हाँ जी, तो मैंने तभी तो बताया है कि वहां पे जाके यह शब्द लिख लो, जिस क्रिया मतलब जिस वाक्य के अंदर एक वाक्य यह से शुरू होगा वो क्रिया विशेषण के अंदर रहेगा, ठीक है। जैसे यह कौन नहीं जानता, आप यहाँ के मुखिया हैं, यह कौन नहीं जानता, तो मुखिया होना इस है के लिए इस भाव का प्रयोग हो रहा है, तो ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है तो इसलिए क्रिया विशेषण है। देखो ये टॉपिक जो है मैंने आप लोगों को ट्रिक से बताया है, अगर हम इस पे जाएं जो इसकी परिभाषा गई है उन परिभाषाओं से आपको ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना, अब क्रिया विशेषण की परिभाषा ने क्या कहा था कि जो क्रिया की विशेषता बताता हुआ वाक्यांश होगा वो क्रिया विशेषण होगा। तो अब आप यहाँ के मुखिया हैं तो होना, अब होना इसकी विशेषता बताई जा रही है कि इस बात को कौन नहीं जानता, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पूर्ण हो गया, ठीक है, उपवाक्य। और अब इसके बाद हमारा आएगा वाक्यों का वर्गीकरण, और वाक्यों के वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे वाक्यों को 3 दृष्टि से, 3 आधारों पर हम इसको बांटते हैं, प्रधानता की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से, ठीक है। तो इसमें अगला हमारा रहेगा टॉपिक वाच्य। पहला जो प्रधानता की दृष्टि से होगा इसको हम करेंगे अगली क्लास में।